दोस्तों, बंद आंखों से एक पल सोचो, एक रात जब पूरा भारत एक जेल बन गया, एक रात जब आजादी का गला घोंट दिया गया, न्यूज़पेपर्स बंद, रेडियो पर सिर्फ प्रोपेगेंडा, ऑपोजिशन के लीडर्स जेल में और हर घर में डर का साया। ये थी 25 जून 1945 की काली रात, भारत में इमरजेंसी, एक काला अध्याय जिसमें एक तरफ था संजय गांधी का जुर्म, नसबंदी का आतंक, टारगेट सेट किए, पुलिस फायरिंग और आवाज दबाने का गंदा खेल, और दूसरी तरफ एक हीरो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर लोकतंत्र को जिंदा रखा। ये कहानी है जुर्म के खिलाफ जंग की, दर्द की, हिम्मत की और जनता के गुस्से की। रियल फैक्ट्स, रियल स्टोरी और एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू जाएगी, खून को खौला देगी और आज के समय से जोड़ देगी। तो तैयार हो, चलो इस काले इतिहास के हर एक परिंदे को खोलते हैं। 1970 का भारत दोस्तों, एक ऐसा वक्त जब हर घर में एक ही सवाल था, कल क्या होगा। इकोनॉमी थी खत्म। 1973 का ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ने पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। इन्फ्लेशन 33.3% के ऊपर, रोटी के लिए लंबी लाइंस और बेरोजगारी ने नौजवानों के सपने छीन लिए। फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स, सड़कों पर प्रोटेस्ट और लोग तंग आ चुके थे। ऊपर से ये पॉलिटिकल तमाशा, इंदिरा गांधी जो 1971 के इलेक्शंस में गरीबी हटाओ के नारे के साथ बड़ी जीत के साथ पीएम बनी थी, उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। करप्शन, मिसमैनेजमेंट और एक सरकार जो जनता से दूर होती जा रही थी। इस संकट में एक शख्स उभरा, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी, एक ऐसा इंसान जो कभी महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ा था, पर अब कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था। 1974 में जेपी ने बिहार से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये सरकार करप्ट है, लोकतंत्र खतरे में है और जनता को जागना होगा। स्टूडेंट्स, मजदूर, किसान सब जेपी के साथ जुड़ गए। बिहार में प्रोटेस्ट इतने बड़े हुए कि इंदिरा गांधी के पांव तले जमीन खिसकने लगी। और सिर्फ बिहार नहीं, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुए, जहां स्टूडेंट्स ने करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोला। 100 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चले और गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को रिजाइन करना पड़ा। ये था जनता का गुस्सा, पर असली गेम चेंजर आया 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली इलेक्शन में माल प्रैक्टिस का गिल्टी कहा। उनकी एमपी सीट कैंसिल और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर बैन। ये था जेपी के मूवमेंट का असर। इंदिरा की कुर्सी हिल गई, पर इसके जवाब में इंदिरा ने क्या किया? एक फैसला जो भारत के इतिहास को काला कर गया, इमरजेंसी। सोचो दोस्तों, एक 70 साल का आदमी जिसकी सेहत खराब थी, पूरी सरकार के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। क्या आपके अंदर भी ऐसी हिम्मत जाग सकती है? और क्या इंदिरा इससे चुप बैठती? 25 जून 1975 रात के 12 बजे से पहले, जब देश सो रहा था, एक फैसला हुआ जो भारत के लोकतंत्र को कैद कर दिया। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर कहा, देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है, इसलिए ये जरूरी है। पर सच क्या था दोस्तों? ये थी इंदिरा की अपनी कुर्सी बचाने की डेस्परेट चाल, और इस चाल का मास्टरमाइंड उनका बेटा संजय गांधी। संजय गांधी एक 29 साल का नौजवान जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं, पर वो देश का सुपर पीएम बन गया। उसके ऑर्डर्स पर ऑपोजिशन के सारे बड़े लीडर्स को रात के अंधेरे में जेल में डाल दिया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और लाखों एक्टिविस्ट। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, न्यूज़पेपर्स बंद, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर सिर्फ कांग्रेस का प्रोपेगेंडा।
जेपी को पटना के घर से उठाकर चंडीगढ़ के एक जेल में बंद किया गया। उनकी सेहत, डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम्स और बिगड़ गई, पर जेपी ने जेल से भी सीक्रेट लेटर्स भेजे। ये लोकतंत्र की हत्या है, पर हम हार नहीं मानेंगे। कुलदीप नायर, एक फेमस जर्नलिस्ट, ने अपनी बुक द जजमेंट में लिखा, रात के 2 बजे पुलिस मेरे घर आई। उन्होंने कहा, संजय गांधी का ऑर्डर है। मैं 3 महीने जेल में रहा, बिना किसी चार्ज के। सोचो, एक जर्नलिस्ट की आवाज कैसे छुपाई गई। पटना के एक स्टूडेंट रवि शंकर ने बताया, जेपी को अरेस्ट के बाद पुलिस ने हमारे कॉलेज पर रेड किया। हमने जेपी के पोस्टर्स छुपाए, पर पुलिस ने मेरे दोस्त अनिल को पकड़ लिया। वो 6 महीने जेल में रहा, पर उसने कहा, जेपी के लिए ये छोटी कीमत थी। दिल्ली की एक महिला एक्टिविस्ट प्रमिला शर्मा ने बताया, पुलिस ने मुझे रात के 3 बजे घर से उठा लिया। मैं 2 महीने तिहाड़ जेल में रही, पर जेपी के स्पीचेस मेरे दिल में गूंजते थे। उनकी वजह से मैं लड़ती रही। एक पल में आजादी गई, आवाज गई, हक गया। सोचो, अगर आज आपकी आवाज छीन ली जाए तो क्या करोगे? चुप रहोगे या जेपी की तरह लड़ोगे? दोस्तों, इमरजेंसी का काला चेहरा था संजय गांधी, एक 29 साल का नौजवान जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं और उसकी हुकूमत थी। संजय ने इमरजेंसी को अपना पर्सनल एम्पायर बना लिया। उसके 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, स्लम क्लियरेंस और प्रेस सेंसरशिप और पॉलिटिकल रिप्रेशन, ने देश को एक जेल बना दिया, और उसके साथ करप्शन, प्रोपेगेंडा और डर का साया। चलो इस जुल्म के हर पहलू को खोलते हैं। संजय का सबसे खौफनाक प्लान पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। उसने एक कैंपेन चला दिया जिसमें 6.2 मिलियन लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। ज्यादातर गरीब, माइनॉरिटीज और मजदूर। गांव-गांव में टारगेट सेट किए। सरकारी एम्प्लॉइज, टीचर्स, पुलिस वालों को कहा गया, नंबर्स लाओ, नहीं तो जॉब चली जाएगी। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं, ट्रेन्ड डॉक्टर्स नहीं, प्रॉपर दवाई नहीं, पर नसबंदी चालू। इन्फेक्शन से हजारों लोग मरे। ये था संजय का फैमिली प्लानिंग, एक जुल्म जो लाखों परिवारों को तबाह कर गया। मुजफ्फरनगर, अक्टूबर 1976। राम प्रसाद, एक किसान, ने शाह कमीशन को बताया, पुलिस ने मेरे 2 बेटे उठा लिए। दोनों को बिना एनेस्थीसिया की नसबंदी की। एक बेटे की इन्फेक्शन से मौत हो गई। मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका। ये दर्द करोड़ों लोगों का था दोस्तों। हरियाणा के उत्तरवर गांव ओम प्रकाश, एक स्कूल टीचर, ने रेसिस्ट किया जब उससे नसबंदी के लोगों को फोर्स करने को कहा गया। रिजल्ट, उसकी जॉब चली गई और उसके परिवार को पुलिस ने धमकाया। ओम प्रकाश ने कहा, संजय के नाम से पूरा गांव डरता था। अलीगढ़, यूपी, 1976। असलम खान, एक 22 साल का नौजवान, ने बताया, मुझे पुलिस ने बाजार से उठा लिया। नसबंदी के बाद 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, पर कोई दवाई नहीं दी। मैं आज भी उस दर्द से नहीं उभरा। असलम जैसे लाखों संजय के इस जुल्म के शिकार बने। बरेली, 1976। शांति देवी, एक 35 साल की महिला, ने बताया, मेरे पति को नसबंदी के लिए ले गए। वो वापस आए, पर इन्फेक्शन की वजह से 2 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। संजय की वजह से मेरा परिवार टूट गया। संजय का दूसरा जुल्म, स्लम क्लियरेंस। अप्रैल 1976, तुर्कमान गेट, दिल्ली। संजय के ऑर्डर्स पर डीडीए के बुलडोजर्स ने पूरा मोहल्ला उजाड़ दिया। हजारों गरीब लोग जो सालों से वहां रहते थे, एक पल में बेघर। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने गोली चला दी। ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है 6 मरे, पर लोकल्स बोलते हैं 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये था संजय का स्वच्छ दिल्ली का सपना, एक सपना जो गरीबों के लिए काला सपना बन गया। हजरा बीबी, तुर्कमान गेट की रहने वाली, ने बताया, मेरे बच्चों के स्कूल बुक्स, कपड़े सब बुलडोजर में दब गए। रात भर हम सड़क पर रोई, पर संजय के ब्यूटिफिकेशन में गरीबों की कोई जगह नहीं थी। अब्दुल रहमान, एक रिक्शा पुलर, ने बताया,
मेरा घर उजड़ गया और पुलिस ने मुझे प्रोटेस्ट करने पर मारा। मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। संजय के इस जुर्म ने हमें सड़क पर ला दिया। संजय ने सिर्फ गरीबों पर नहीं बल्कि प्रेस पर भी अटैक किया। न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप लगा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ने ब्लैंक एडिटोरियल्स छापकर प्रोटेस्ट किया और उन्हें भी बंद कर दिया गया। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ संजय और इंदिरा की तारीफ करते थे। जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया, मैगजीन्स बंद किए गए और सच बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया गया। रोमेश थापर, एक जर्नलिस्ट, ने अपनी मैगजीन सेमिनार बंद होने के बाद लिखा, संजय के गूंज ने हमारे ऑफिस पर रेड किया और कहा, कुछ भी लिखोगे तो जेल जाओगे। ये थी संजय की फ्रीडम। बारुण सेन गुप्ता, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, ने बताया, हमने एक ब्लैंक एडिटोरियल छापा तो प्रोटेस्ट किया, पर संजय के एड्स ने हमारा पार्क कट कर दिया और हमें धमकी दी। और संजय का एक और सपना, मारुति कार फैक्ट्री। पब्लिक फंड्स का मिसयूज, स्पेशल फेवर्स और करप्शन के एलिगेशंस के बावजूद संजय ने अपना बिजनेस चलाया। ये फैक्ट्री इमरजेंसी के दौरान उसकी पावर का सिंबल बन गया। संजय ने हर आवाज को दबा दिया। इवन आर्टिस्ट किशोर कुमार, एक लेजेंडरी सिंगर, ने यूथ कांग्रेस के लिए गाने से मना किया। रिजल्ट, संजय ने उनके सॉन्ग्स ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए। एक गाने वाले की आवाज भी चुप करा दी गई। संजय ने अपने कैंपेन को प्रमोट करने के लिए रुखसाना सुल्ताना, एक सोशलाइट, को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रुखसाना ने दिल्ली के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में नसबंदी कैंप्स लगाए, पर इसने कम्युनल टेंशन बढ़ा दिया। लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर पुलिस ने सबको दबा दिया। इमरजेंसी ने जुडिशरी को भी बंदी बना दिया। 1976 में एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इमरजेंसी के दौरान कोई सिटीजन हैबियस कॉर्पस का राइट नहीं मांग सकता। मतलब अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो कोई सवाल नहीं कर सकता। सिर्फ एक जज एचआर खन्ना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, पर उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया। इंदिरा और संजय ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें गरीबी हटाओ, लैंड रिफॉर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ के वादे थे। पर सच क्या था? ये था सिर्फ एक प्रोपेगेंडा। फूड शॉर्टेजेस बढ़ी, वेजेस नहीं बढ़ी और गरीब होते गए। संजय ने करोड़ों लोगों का जीना हराम किया। नसबंदी, घर उजाड़ना और आवाज बंद। सोचो, अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या करते? ये दर्द हर घर का था। जब संजय गांधी का जुर्म अपने पीक पर था, एक शख्स ने अंधेरे में रोशनी जलाई। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। 70 साल के डायबिटीज और किडनी पेशेंट ने कहा, लोकतंत्र को बचाना है, चाहे मेरी जान चली जाए। इमरजेंसी के पहले दिन 25 जून 1975 को जेपी को पटना के एक घर से अरेस्ट किया गया। उन्हें चंडीगढ़ के एक जेल में बंद किया, जहां उनकी सेहत और बिगड़ गई, पर जेपी ने हार नहीं मानी। जेपी ने जेल से सीक्रेट लेटर्स भेजे, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जारी रखो। उनके शब्द एक आग बन गए। पटना के एक स्टूडेंट रवि शंकर ने बताया, जेपी के अरेस्ट के बाद पुलिस ने हमारे कॉलेज पर रेड किया। हमने जेपी के पोस्टर्स छुपाए, पर पुलिस ने मेरे दोस्त अनिल को पकड़ लिया। वो 6 महीने जेल में रहा और उसने कहा, जेपी के लिए ये छोटी कीमत थी। बैंगलोर की स्नेहलता रेड्डी, एक एक्टिविस्ट, ने अंडरग्राउंड पैम्पलेट्स छापकर संजय के जुर्म को एक्सपोज किया और उसकी कीमत थी जेल में टॉर्चर से 1977 में उसकी मौत हो गई। स्नेहलता ने अपनी डायरी में लिखा, जेपी का सपना है, हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। गुजरात में मनिका कौर, एक 22 साल की स्टूडेंट, ने जेपी के मैसेजेस घर घर तक पहुंचाए। उसने बताया, पुलिस ने मुझे पकड़ा, पर मैंने कहा जेपी के लिए जेल भी सह लेंगे। मनिका आज भी जेपी को अपना हीरो मानती है। कानपुर के एक मजदूर मोहन लाल ने बताया, जेपी के अरेस्ट के बाद हमने सीक्रेट मीटिंग्स की। हम वॉल्स पर संपूर्ण क्रांति लिखते थे। पुलिस ने मुझे 4 महीने जेल में रखा,
पर जेपी का नाम मेरी हिम्मत थी। मुंबई की मृणाल गौरी, एक सोशलिस्ट लीडर, ने बताया, हमने जेपी के मैसेजेस को पढ़ा और विमेंस मार्चेस ऑर्गेनाइज की। पुलिस ने मुझे तिहाड़ जेल भेजा पर मैंने कहा जेपी का सपना जिंदा रहेगा। मृणाल गौरे को पानी वाली बाई के नाम से जाना गया क्योंकि उन्होंने पानी के बकेट्स के साथ प्रोटेस्ट किए। जेपी अकेला नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस, एक सोशलिस्ट लीडर, ने जेल से पैम्फलेट स्मगल किए जो यूएस में पब्लिश हुए, द इमरजेंसी, अ कॉल टू रेजिस्टेंस। नानाजी देशमुख और मदन लाल खुराना पुलिस से भागकर रेजिस्टेंस चलाते रहे। अरुण जेटली, एक एबीवीपी स्टूडेंट लीडर, ने दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए और जेल में बंद हुआ। महाराष्ट्र में मृणाल गौरे ने विमेंस मार्चेस किए और कानपुर के वर्कर्स ने स्ट्राइक्स की। ये थी जेपी के विजन की ताकत। कानपुर 1976, एक टेक्सटाइल मिल वर्कर रामलाल ने नसबंदी के खिलाफ स्ट्राइक किया। पुलिस ने फायरिंग की, 12 वर्कर्स मारे गए। रामलाल ने बताया, जेपी के स्पीचेस ने हमें हिम्मत दी और हमारी जान चली गई। एक बूढ़ा जिसकी जान खतरे में थी, उसने पूरा देश जगाया। सोचो आज हम में से कितने लोग जेपी जैसी हिम्मत दिखा सकते हैं। इमरजेंसी सिर्फ नसबंदी और स्लम क्लियरेंस तक नहीं थी, ये था एक पूरा सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। संजय के जुर्म ने हर शहर, हर गांव को छुआ। चलो कुछ और इंसिडेंट्स देखते हैं जो इस काले अध्याय का हिस्सा थे। कृष्ण बिगिनर्स ने अपने गाने बंद किए। एक लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के लिए गाने से मना किया। उसका रिजल्ट, संजय ने उनके सॉन्ग्स ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए। एक गाने वाले की आवाज चुप करा दी गई। संजय ने अपने स्टेरिलाइजेशन कैंपेन को प्रमोट करने के लिए रुखसाना सुल्ताना, एक सोशलाइट, को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रुखसाना ने दिल्ली के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में नसबंदी कैंप्स लगाए, पर इसने कम्युनल टेंशन बढ़ा दी। लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पर पुलिस ने सबको दबा दिया। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना असलम ने बताया, रुखसाना के कैंप्स ने हमारे मोहल्ले में डर फैला दिया। हमने प्रोटेस्ट किया पर पुलिस ने हम पर गोली चला दी। संजय के इस जुर्म ने हमें तोड़ा। इमरजेंसी ने जुडिशरी को भी बंदी बना दिया। 1976 में एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इमरजेंसी के दौरान कोई सिटीजन हैबियस कॉर्पस का राइट नहीं मांग सकता। मतलब अगर आपको जेल में डाल दिया जाए तो कोई सवाल नहीं कर सकता। सिर्फ एक जज एच.आर. खन्ना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैंने लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई पर संजय के प्रेशर ने मुझे चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया। ये मेरा सैक्रिफाइस था। बड़ौदा 1976, नसबंदी और पुलिस के जुर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। पुलिस ने गोली चला दी, 10 लोग मारे गए। एक प्रोटेस्टर विनोद पटेल ने बताया, हम जेपी के साथ थे पर संजय के गूंज ने हमें कुचल दिया। राजनारायण, एक सोशलिस्ट लीडर, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट केस जीतकर इंदिरा को गिल्टी किया। इमरजेंसी के दौरान वो जेल में बंद रहे और उन्होंने जेपी के मिशन को जारी रखा। संजय ने करोड़ों लोगों का जीना हराम किया। नसबंदी, घर उजाड़ना और आवाज बंद। सोचो अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या करते। ये दर्द हर घर का था। दोस्तों, जेपी की रेजिस्टेंस और जनता के गुस्से ने इमरजेंसी का अंत किया। 1977 में इंदिरा ने सोचा इलेक्शंस बुलाकर वो अपनी पॉपुलैरिटी प्रूव कर देंगी, पर गलती हो गई। जनता पार्टी, जो जेपी के विजन से बनी, जनसंघ, कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट का कोalition, ने कांग्रेस को हरा दिया। इंदिरा और संजय दोनों अपनी सीट्स हार गए। मोरारजी देसाई बने इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस पीएम। जेपी, जो जेल के बाद बीमार थे, ने अपनी आखिरी सांस तक लोकतंत्र के लिए लड़ा। चंद्रशेखर, एक जनता पार्टी लीडर, ने बताया, 1977 के इलेक्शंस में हर वोटर के दिल में जेपी का नाम था। लोग बोलते थे, हम जेपी के लिए वोट दे रहे हैं।
लता मंगेशकर एक एक्टिविस्ट ने बताया, मैं जेल में थी पर 1977 के इलेक्शन में जब जनता पार्टी जीती मुझे लगा जेपी का सपना जीत गया। जेपी ने अपनी जिंदगी दी ताकि हम आजादी से जी सकें। क्या हम उनके सेक्रीफाइस को याद रखेंगे? दोस्तों, इमरजेंसी का काला अध्याय, संजय का जुल्म, जेपी की लड़ाई और जनता का गुस्सा हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना कीमती है। संजय ने गरीबों का जीना हराम किया, प्रेस को बंद किया, न्याय को कैद किया, पर जेपी ने सिखाया, हिम्मत से लड़ोगे तो जीतोगे। आज जब हम वोट देते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, तो याद रखो ये सब जेपी के सैक्रिफाइस का नतीजा है। चलो प्लेज लो, हम अपने लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करेंगे और कभी संजय जैसे जुर्म को वापस नहीं आने देंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ जेपी और संजय के संघर्ष से आपने क्या सीखा। क्या आज भी हमें जेपी जैसे लीडर्स चाहिए? सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज। जय हिंद, जय भारत।